अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हुक्मरान जमात BRS की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने कानून साज इदारों में खवातीन के लिए 2 बार रिजर्वेशन देने का वादा करके धोखाधड़ी पर बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि भारी अक्सरियत होने के बावजूद खवातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर क्यों नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि कानून साज इदारों में खवातीन को रिजर्वेशन फराहम किया जाए। BRS टिकटों की तकसीम पर बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी के तबसरों के जवाब में कविता ने ट्विटर पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। किशन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए वाज़ेह किया था कि सुनहरे खानदान के अरकान पार्लियामेंट में खवातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर ड्रामा किया था। ताहम इस मरतबा पार्टी की जानिब से असेंबली इंतखाबात के लिए जारी करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त में सिर्फ 6 सीटें ही खवातीन के लिए अलॉट की गई हैं। कविता ने उनके ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अपने जवाबी ट्वीट में कहा कि चूंकि इदारे जात मकामी में खवातीन के लिए रिजर्वेशन का कानून मौजूद है, इसीलिए मुल्क में 14 लाख खवातीन इदारे जात मकामी की नुमाइंदगी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कानून साज इदारों में रिजर्वेशन देकर कानून बनाए बगैर हालात को बदलना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि तेलंगाना इंतखाबात में बीजेपी, कांग्रेस और दीगर पार्टियां कितने खवातीन को टिकट अलॉट करती हैं। वजीर पंचायत राज निरवली दयाकर राव ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां कितनी ही कोशिशें क्यों ना करें, BRS हुकूमत रियासत में एक मरतबा फिर इख्तिदार में आएगी और चंद्रशेखर राव वजीर आला होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर अवाम अमन और सुकून के साथ रहना चाहते हैं तो चंद्रशेखर राव को एक बार फिर वजीर आला बनना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने यादगिरी मंदिर के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि KCR जिन्होंने प्रबंध तहरीक के जरिए तेलंगाना हासिल किया, रियासत को तमाम शोबों में तरक्की दी है और तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि अवाम ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और BRS हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की है। इस तरह के मशहूर और मौसर अंदाज में हुकूमत करने वाले वज़ीर आला माजी में नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि तेलंगाना में BRS हुकूमत वापस आए और अवाम अमनो अमान से रहें। रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी ने आदिलाबाद RDO ऑफिस के सामने किसानों के एहतजाजी कैंप का दौरा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि निर्मल मास्टर प्लान पर उनके एतराज़ात पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंसूबा अभी ड्राफ्ट के मरहले में है और कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। उन्होंने ये भी वादा किया कि इस मंसूबे से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। किसान वजीर की यकीन दहानी से मुतमईन हो गए और अपना एहतजाज खत्म कर दिया। उनका कहना था कि वो बगैर किसी सियासी मकसद के एहतजाज कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि रियासती वजीर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक अलग पेशरफ में वजीर इंद्रकरण रेड्डी ने अपोजिशन कायदीन को चैलेंज किया कि वो अपने इल्ज़ामात को साबित करें कि उन्होंने सरकारी अराजी पर कब्जा किया। उनका कहना था कि इल्ज़ामात सच साबित हुए तो वो सियासत छोड़ देंगे। किसानों का एहतजाज मनसूबाबंदी के अमल में अवामी मुशावरत की अहमियत की याद दहानी है। इस एहतजाज को लेकर बीजेपी ने भी काफ़ी प्रोग्राम्स मुनाकिद किए थे। ప్లానింగ్ అనేది ఎవ్రీ 50 ఇయర్స్ కు పట్టణాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దాని ప్రభుత్వం కొన్ని అంచనా వేసుకొని ఇండస్ట్రీ గ్రీన్ జోన్ కు సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా మారుతూ ఉంటారు. దాంట్లో ఈ ప్లానింగ్ అంతా చేయడానికి థర్డ్ పార్టీకి వాళ్ళు టెండర్ పెట్టి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు మాతో సంప్రదించలేదు, మున్సిపాలిటీతో సంప్రదించలేదు. వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ సర్వే నెంబర్లతో వాళ్ళు పని చేసుకుంటూ పోయి ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పటికీ అప్పుడు మాకు లాస్ట్ తెలిసింది. మేము అప్పటికే నిర్మాణించి
అక్కడటువంటి రైతులు కానీ అదేవిధంగా అక్కడ బంగపేట చెరువు విశాఖపేట పోయే 200 ఫీట్ రోడ్ కానీ మరి తరివేద రోడ్ కానీ తరివేద అప్పుడు రాలేదు, మందపూర్తి పెద్ద వాళ్ళకి ఇంకా రాలేదు. అయినా మేము అక్కడ డైరెక్టర్ టౌన్ ప్లాన్ వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టి మరి ఈ విధంగా 20 లక్షలంటే వాళ్ళకి పంపిస్తాం, వాళ్ళకి నివృత్తి చేయడం జరిగింది. దీనికి ఏముందంటే టౌన్ ప్లానింగ్ మనకి ఏ నంబర్లు వచ్చినాయో ఆ నంబర్లను కూడా మేము తీసుకున్నాం. దీంతో వరకు డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ మనకి ఇచ్చినాం. డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ ఫైనల్ కాదండి. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में बीआरएस और बीजेपी के कायदीन और कारकुनों का कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस रियासत में इख्तियार हासिल करने के बाद 2 लाख नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करेंगी और किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे जात माफ किए जाएंगे। इसके अलावा गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही आरोग्यश्री स्कीम के तहत 5 लाख रुपए के इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो ना तो दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम कर सके और ना ही कमजोर तबकात को डबल बेडरूम के मकानात फराहम किए, जबकि कांग्रेस और इख्तियार में इंदिरा हाउसिंग के तहत लाखों घर फराहम किए गए थे। तेलंगाना में हुक्मरान जमात के एमएलए ताटीगुंडा राजैया ने स्टेशन घरपुर असेंबली हल्के से पार्टी टिकट न मिलने पर पार्टी कारकुनों और उनके चाहने वालों से मिलकर जारो खतार रो पड़े। उन्होंने कैंप ऑफिस में कारकुनों से मुलाकात की। इस दौरान अंबेडकर मुजस्समे के सामने बैठकर उनकी मौत पर शोक मनाया। इस मौके पर कारकुनों ने राजैया के हक में नारे लगाए। एमएलए को देखकर कुछ लोगों ने आंसू बहाए। उन्हें तसल्ली देते हुए एमएलए भी जज्बाती हो गए और रोते हुए अपने दर्द का इजहार किया। राजैया ने अपने दुख का इजहार किया कि उन्हें साजिशों से टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर केसीआर की तरफ से खींची गई लकीर को अबूर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के वफादार हैं। राजैया ने कहा कि मैं हमेशा आवाम के साथ रहूंगा, मेरा मुस्तकबिल मेरे बड़े भाई चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం అందరికీ తెలంగాణ टीआरएस के उम्मीदवारों की पहली फेज की इजराई के बाद अपना नाम शामिल न होने पर जिले निर्मल खानापुर रुकन असेंबली अजमीरा रेखा नायक ने पार्टी छोड़ने की तैयारियां कर ली हैं। उनके पीए ने कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए गांधी भवन में दरखास्त दाखिल की। वाज़ेह है कि पीर के दिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बीआरएस से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। हल्का असेंबली खानापुर से रेखा नायक के बजाय बी जॉनसन को पार्टी ने टिकट दिया। इम्कान है कि नाराज लीडर रेखा नायक बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी। इस मौके पर रेखा नायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्के के अवाम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी अवाम के नाम वक्फ करने के मकसद से ही सियासत में कदम रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि उनका खानापुर से मुकाबला करना तय है।
बीजेपी की कौमी नायब सदर डी के अरुणा ने बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवारों की फेहरिस्त में बैकवर्ड क्लासेस यानी पसमानदा तबकात को सिर्फ 22 सीटें अलॉट करने पर तनकीद की। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि बीआरएस के जरिए ऐलान करदा एमएलए उम्मीदवारों को दोबारा अलॉट क्यों किया जा रहा है, हालांकि उनके खिलाफ कई इल्जाम हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अपनी बेटी कविता के अलावा किसी भी खातून पर वो भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत जहां तमाम शोबों में खवातीन को तरजीह दे रही है, वहीं बीआरएस हुकूमत ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये मामला एमएलए उम्मीदवारों की फहरिस्त के ऐलान से वाज़ेह हो गया है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत ने खवातीन की असमत दरी के वाक़यात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। ఒప్పందాలు చేసుకొని నేను కొట్టినట్టు చేస్తాను ఏడ్చినట్లు చేయనటువంటి తీరుతో ఈరోజు రెండు పార్టీలు నడుచుకుంటున్నాయి. రెండు పార్టీలు కూడా అంతర్గతంగా ఉమ్ముక్కై తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీని ఏ విధంగా అడ్డుకోవాలనేటువంటి ఒక పన్నాగంతోనే వారు చేస్తున్నటువంటి అనేక ప్రయత్నాలు తెలంగాణ ప్రజలు కూడా గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈరోజు మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ కావాలని, చట్టసభలో రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని ఢిల్లీ దాకా ముఖ్యమంత్రి గారి బిడ్డ పోయి దీక్షలు చేసింది. ముఖ్యమంత్రి గారి బిడ్డ తన మీద మద్యం కేసులో వచ్చినటువంటి ఆరోపణలు, ఢిల్లీలో మద్యం కేసులో వచ్చినటువంటి ఆరోపణలను తప్పుదో పట్టించడానికి, పక్కదారి పట్టించడానికి ఢిల్లీలో కూడా సమయంలో ఆమె 33% రిజర్వేషన్ కావాలి మహిళలకని పెద్ద ఎత్తున దీక్ష చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిపక్షాలన్నింటినీ కూడా ఒక చోటికి తీసుకొచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీ మీద బురదలేటటువంటి ప్రయత్నం చేసింది. మరి ఎందుకు పాపం వాళ్ళ నాయనను అడగలేకపోతా ఉంది ఈమె? వాళ్ళ నాయనను మరి ఈ రోజు కేవలం 33% సీట్లు అడుగుతుంటే 3% సీట్లు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ నాయనను మరి ఎందుకు అడగలేకపోతా ఉంది? 33% మహిళలకు మనం రిజర్వేషన్ కోసం నేను పోరాటం చేసిన ఆయన, మరి మనం మొట్టమొదటిగా ఈ దేశంలో అమలు చేసి చూపిద్దాం, చట్టసభలో మహిళలకు పెద్ద ఎత్తున సీట్లు ఇద్దామనేటటువంటి విధంగా వాళ్ళ నాయనకు ఎందుకు మెప్పించలేకపోయిందని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. ముందు తను పాటించి ఇంకో మీద ఆమె మాట్లాడితే బాగుండేది. ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం మహిళలకు పెద్ద పీట వేసినటువంటి విషయాన్ని వస్తారు ఆమె గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆమె దొంగ దీక్షలు చేసి ఇక్కడ తెలంగాణ परगी के डीएसपी करुणा सागर रेड्डी ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में तमाम वोटों के हक का इस्तेमाल करें। रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर विकाराबाद जिले के कोडंगल में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। इंतखाबात के सिलसिले में बेहतर और महफूज माहौल फराहम करने के मकसद से ये फ्लैग मार्च किया गया। उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद ये है कि अवाम में सलामती का जज्बा पैदा हो ताकि वो बेहतर तौर पर रायदही में हिस्सा ले सके। पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके। ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ఐఏఎఫ్ పోలీస్తో కొడంగల్ పట్టణంలో కవాతు నిర్వహించడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రాబోయే ఎలక్షన్స్లో ప్రజలు నిర్భయంగా, నిష్పక్షపాతంగా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వాళ్ళ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి సురక్షిత వాతావరణం కల్పించడానికి దానిలో భాగంగా ఈ కవాతు చేయడం జరిగింది. సో ప్రజలందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే రాబోయే ఎలక్షన్స్లో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మీకు నచ్చిన అభ్యర్థికి ఓటు వేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ మీకు ఉంది. కాబట్టి ఎలాంటి గొడవలకు కానీ ఎలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడకుండా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మీ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి. దానికి తగ్గట్టు మేము సురక్షితమైనటువంటి వాతావరణం కల్పిస్తాం. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు కొడంగల్ పట్టణంలో ఆర్ఏఎఫ్తోని ఈ కవాతు నిర్వహించడం జరిగింది. तेलुगुदेशम के कौमी सरबराह व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू इस माह की 28 तारीख को दिल्ली का दौरा करेंगे और रियासत में गैर कानूनी तौर पर वोटों को हदफ करने के मामले के सिलसिले में दिल्ली में मरकजी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तवज्जो में लाई जाएगी कि वोटों की मनसूखी के काम रियासत में किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वो रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस की शिकायत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू हुक्मरान जमात की जानिब से वॉलंटियर्स के जरिए वोटों की मनसूखी का मामला उठाएंगे और बेज़ाब्तगियों की तफसीलात कमीशन को फराहम करेंगे। वो सीईसी को भी रिपोर्ट करेंगे कि हुक्काम ने तेलुगुदेशम लीडरों की शिकायत को नज़रअंदाज किया। आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तगियों के बारे में मालूमात जमा करने के लिए तेलुगुदेशम के मरकजी दफ्तर में एक खुसूसी शोबा पहले ही कायम किया गया। तेलुगुदेशम पार्टी मौसूल होने वाली तमाम मालूमात को इकट्ठा कर रही है और ये इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की जाएगी।
नामपल्ली टेक की मस्जिद चौरसे पर दरगाह हजरत हैदर अली खान के कब्रिस्तान पर कब्जे की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इल्ज़ाम है कि मुतवल्ली मीर अहमद अली कब्रिस्तान की आड़ में गैर कानूनी जीएचएमसी की रोड पर टीन शेड लगाकर कब्जा कर रहे हैं। ये मुतवल्ली को वक्फ बोर्ड ने 140 स्क्वायर यार्ड पर कब्जा दिलाया था, मगर मीर अहमद अली मुतवल्ली जीएचएमसी की रोड पर टीन शेड लगाते हुए कब्जा कर रहे हैं। ऐसे इल्ज़ामात मकामी अवाम ने उन पर लगाए हैं। लेह में खाई में बस के गिरने के हादसे में हलाक तेलंगाना के फौजी जवान चंद्रशेखर की आखिरी रसूमात कल शब जिला मेदक के उनके आबाई मकाम पर अंजाम दे दी गई। कबल अज़ीं उनकी लाश हैदराबाद लाई गई। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन से ये लाश उनके आबाई मकाम मुंतकिल की गई, जहां पर मकामी अवाम रिश्तेदारों के साथ साथ फौजी ओहदेदारों ने उनको भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां फौजी एजाज़ात के साथ उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। हैदराबाद में सरेआम एक ऑटो ड्राइवर ने छोटे बच्चे पर कातिलाना हमला कर दिया। ये वाकया कल जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिन दहाड़े पेश आया। छोटा बच्चा अपने घर के करीब खेल रहा था कि एक ऑटो ड्राइवर वहां पहुंचा और उसने बच्चे को जमीन पर पटक कर रेजर ब्लेड से उसका गला काट दिया, जिसके साथ ही बच्चा गिर पड़ा और हमलावर वहां से चला गया। मकामी अफराद ने जख्मी बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। ये वहशियाना वारदात देखकर मकामी अफराद लड़के की चीखों पुकार पर उसे बचाने के लिए पहुंच रहे थे कि ऑटो ड्राइवर वहां से फरार हो गया। कातिलाना हमले की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। पुलिस तहकीकात कर रही है। इस दिल दहला देने वाले वाकये का सीसीटीवी फुटेज तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसने बच्चे पर हमला क्यों किया, उनके दरमियान क्या रिश्ता है, इस बात का फौरी पता नहीं चल सका।
बच्चों के नींद से न उठने पर बरहम खातून ने उन पर गरम गरम पानी डाल दिया। यह अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना जिले मेदक वेलदुर्ती मंडल के एलकापल्ली मौजू में पेश आया। मौजू से ताल्लुक रखने वाले साइलू और संतोषा के 2 बच्चे बताए गए, जिनके नाम श्रीनिधि और ऋतुक है। पिछले कुछ दिनों से शोहर और बीवी के दरमियान झगड़े चल रहे थे और खातून काफी बरहम थी। इतवार की रात वो तमाम हस्बे मामूल सो गए। पीर की सुबह जब खातून अपने बच्चों को उठा रही थी तो वो गहरी नींद में थे और नहीं उठे। बरहम खातून ने अपने दोनों बच्चों पर गरम गरम पानी डाल दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर झुलस गए। बच्चों को इलाज के लिए मेदक के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां ऋतु की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हैदराबाद के मुज़फ्फरपुर इलाके मीरपेट में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का शर्मनाक वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक 14 साल लड़की मीरपेट इलाके में रहने वाली अपनी बहन के मकान आई हुई थी। पहले एक नौजवान ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की। लड़की की मुजाहमत पर वो वहां से चला गया। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ कल लड़की के बहन के घर पहुंचा। मालूम हुआ है कि चाकू की नोक पर डरा धमका कर 4 नौजवानों ने लड़की के साथ शर्मनाक हरकत की। ये भी पता चला कि मुलजिमीन गांजे का नशा किए हुए थे। उन्होंने अरकान खानदान पर भी हमला किया। बाद अज़ां वो वहां से फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदारों ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा DS चौहान ने भी मीरपेट पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए अहदेदारों से मामले की तफसीलात हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके लड़की को तिब्बी मायने के लिए अस्पताल भिजवा दिया और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। బాలిక తన మీద అత్యాచారం కంప్లైంట్ తోటి వచ్చింది. సో దాని మీద మనము FIR రిజిస్టర్ చేసి ప్రాథమికంగా దర్యాప్తు మొదలుపెట్టాము. దర్యాప్తులో భాగంగా సెంటర్ టు హాస్పిటల్ పంపించాము. మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ దెన్ తనని సేఫ్ ఉంచాము. సేఫ్, నో అపెరెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అవి ఏమీ లేదు, క్షేమంగానే ఉంది. అండ్ దాని మీద తను ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద 3 మీద మనం FIR రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. తను ఇచ్చిన 3 మీద అండ్ ఆ 3ని పట్టుకోవడానికి మనం టీమ్స్ ఫామ్ చేసి ఆ టీమ్స్ ని మనం ఆన్ ద జాబ్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అండ్ డిఫరెంట్ రూల్స్ మీద వర్కౌట్ చేస్తాం. అండ్ ఈ కేసులో ఒక యాంగిల్ కాకుండా అన్ని शामिरपेट इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार हलाक हो गया। इस हादसे के साथ ही बस में आग लग गई। महलूक की शिनाख्त सिद्दीपेट जिले के रहने वाले संपत के तौर पर की गई, जो UG फार्मा कंपनी में काम करता था। हादसा इतना शदीद था कि संपत मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े में बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। शमशाबाद पर एक तेज रफ्तार लॉरी ने छिल्ले को टक्कर मार दी। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन छिल्ले की दीवार इस हादसे में गिर गई। कल रात हैदरगुड़ा बहार होटल के करीब एक तेज रफ्तार हुंडई एस्टा कार ने डिवाइडर को टक्कर मार दी। ये इलाका नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में आता है। शुक्र है कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। हैदराबाद के शमशाबाद पर एक खातून मुसाफिर से भारी मिकदार में सोना जब्त किया गया। ये सोना बालों के हेयर क्लिप के जरिए गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया जा रहा था। रोडियम कोटिंग वाली क्लिप में तकरीबन 397 ग्राम सोना तलाशी के दौरान बरामद हुआ। हुक्काम ने बताया कि मार्केट में इसकी कीमत 21 लाख रुपए है। इस मुसाफिर के बैग में से 22 और 18 कैरेट की अंगूठियां और चेन भी जब्त किए गए थे। हुक्काम ने बताया कि मुसाफिर शारजाह से इंडिगो की परवाज में आया था। हैदराबाद के कस्टम्स हुक्काम ने अपने अकाउंट पर रोडियम कोटिंग के साथ बालों की क्लिप की एक वीडियो पोस्ट की है। बेटे की मौत के बाद गमजदा मां की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना जिले हनमकुंडा के हसनपति मंडल में पेश आया। देवन्नापेट मंडल से ताल्लुक रखने वाला 54 साल सदानंद गौड़ पिछले कुछ दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर था। उसे इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां जुमे की रात देर गए वो चल बसा।
उसके दूसरे दिन आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बेटे की मौत के बाद से उसकी मां नरसम्मा, जिनकी उम्र 70 साल बताई गई है, मुजस्समे गम बनी हुई थी। पीर की सुबह खातून ने अचानक तबीयत उनकी बिगड़ गई। अरकान खानदान ने इलाज के लिए वरंगल के अस्पताल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान रास्ते में ही खल्ब पर हमले से उनकी मौत हो गई। एक ही घर में अंदरून चंद यौम 2 अमवात से इस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इंडिया का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को अपने तय वक्त पर यानी शाम 6:04 पर चांद पर लैंड करेगा। मंगल यानी आज इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि सभी सिस्टम को वक्त पर चेक किया जा रहा है, ये सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें शेयर की हैं जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की हैं। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC की मदद से ये तस्वीरें खींची हैं। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए ठीक जगह तलाश कर रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड किया जाएगा। वहीं एक इंडियन ओरिजिन की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने 4 जुम्मे को कहा कि चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का उन्हें भी बेसब्री से इंतजार है। वो खुश हैं कि इंडिया स्पेस में रिसर्च और चांद पर जिंदगी तलाश की खोज में सबसे आगे चल रहा है। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासती हुकूमत पर नाजायज हुकूमत का इल्जाम लगाते हुए आज कहा कि रियासत में सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत ही तरक्की ला सकती है और अगर कांग्रेस हुकूमत बनी तो हर तबके की तरक्की के लिए जात पर मबनी मरदमशुमारी कराई जाएगी। खड़गे ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए उनके नाम के पीछे नात है। नात का मतलब संत होता है। महंगाई इतना है कि उसको कोई नहीं उधर ध्यान नहीं दे रहे। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सब चीजें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टोमेटो 2024 में सिर्फ 2014 में 15 था, अब 72 रुपए हो गया, यानी 380% परसेंटेज बढ़ गया। LPG सिलेंडर 166% बढ़ गया। तुअर दाल, अरहर दाल बोलते हैं आप, वो 129% बढ़ गया। वनस्पति 110, हमारे जमाने में 62 था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रियासत में 8 लोग 900 फीट ऊंचाई पर एक केबल कार में फंस गए हैं। इनमें से 6 स्कूली बच्चे हैं। ये रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। इसके अलावा 2 टीचर भी हैं। नीचे गहरी नदी है जो बारिश की वजह से उफान पर है। फिलहाल एक आर्मी हेलीकॉप्टर से इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि खबर ये पड़े जाने तक उन्हें कामयाबी मिलने की कोई इत्तला नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया अलाई तहसील का है। इस रियासत में 10 साल तक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत रही है, लेकिन अब तक वहां नदी पर कोई ब्रिज नहीं बनाया जा सका। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लाखों अफराद ने अपनी जान गंवा दी। अब एक तहकीक सामने आई है जिसमें कहा गया कि कोरोना से सेहतयाब होने के बाद भी बहुत से लोग जल्दी फौत हो गए। इस तहकीक में कहा गया कि तकरीबन 6.5% मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 1 साल के अंदर फौत हो गए। फौत होने वाले मरीजों में से तकरीबन 73.3% लोग एक या ज्यादा बीमारियों में मुब्तला थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह स्टडी उन मरीजों पर की है जो 14 दिन या उससे ज्यादा अरसे से अस्पताल में दाखिल थे। नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री बराए कोविड के मुहक्किकीन ने 1 साल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के 31 अस्पतालों में दाखिल संगीन मरीजों को डिस्चार्ज होने के बाद उनकी निगरानी की। फरवरी 2023 तक इस मॉनिटरिंग के दौरान हर 3 माह बाद 14,419 मरीजों से रब्ता किया गया। इस तहकीक में बात सामने आई है कि उनमें से 952 अफराद 1 साल के अंदर ही मर गए, यानी 6.5% लोग 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहे। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।